हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और कोरोना टाइम का एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय क्या करना है भाई, फंसे गए हैं घर में सारे के सारे बच्चे। 17 तारीख तक लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ ऐसे, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा होगा, तो बोरियत को दूर करने के लिए थोड़ी पढ़ाई कर ली जाए, ठीक है। तो मैं अंशु सोनी स्वागत करता हूँ आपका एकलव्य एजुकेशन के शानदार वीडियो लेक्चर में, ठीक है भाई। तो घर से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, बट कोई बात नहीं, पढ़ाने के लिए पूरी जान लगा देंगे आपको कोरोना टाइम में, ठीक है। तो चलिए भाई, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है फ्लो। जिस तरीके से नदी जब बहती है तो उसका जो फ्लो होता है, ठीक उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके फ्लो को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को मेजर कैसे किया जाए, ठीक है भाई। तो इसी फ्लो को इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाया है, और इस टर्म का नाम क्या है, बोलो बच्चा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम है। समझ में आया नहीं आया भाई, आ गया होगा। अब डेफिनेशन कैसे बनाया भाई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कैसे किया जाए। तो मेजर करने के लिए हमने क्या है भाई, देखो जरा, तो डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे मेजर करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर of total number of electric field lines passing through it normally। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया। अगर मैंने एक एरिया ले लिया, बात समझ में आ रही है, मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं। ये एरिया कितना है भाई, ए है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो एरिया है वो किसके अंदर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये जो एरिया लिया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया है, इज मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट नॉर्मली। बात समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रखे हुए एरिया से पास हो रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, मान लेते हैं 4 लाइनें पास हो रही हैं, तो फ्लक्स को हम बोल सकते हैं 4 हैं, ठीक है भाई। सिमिलरली क्या होगा भाई, अगर किसी एरिया से, कोई ऐसा एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, अगर उससे ज्यादा लाइनें पास होती हैं तो इसका मतलब वहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है भाई, ज्यादा है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी एरिया से जितनी ज्यादा लाइनें पास होंगी, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस एरिया के थ्रू उतना ही ज्यादा होगा। होप आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, चलिए भाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। समझ में आगे नहीं आ गया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमने एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है। पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फाई ई या फाई से, ठीक है भाई, सिंपल फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है E इंटू में A इंटू में कॉस थीटा। E का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, A का मतलब यहाँ पर एरिया से है, यानी जिस एरिया के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है भाई। यानी इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, या इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, वो एरिया। कॉस थीटा क्या है भाई यहाँ पर, तो कॉस थीटा जो है एंगल है किस किस के बीच का, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो हमारा कॉस थीटा है। अब ये एरिया वेक्टर क्या होता है भाई, आज तक तो जो हमने एरिया सुना था वो तो स्केलर ही सुना था, ये भाई वेक्टर क्वांटिटी कैसे आ गई, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन एरिया के पास एक वेक्टर जरूर होता है, ठीक है भाई। तो एरिया के पास जो वेक्टर होता है वो कैसा वेक्टर होता है, तो बहुत ही सिंपल, बात समझ में आ रही है। कोई भी एरिया, अगर ये एक एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा। और जैसे जैसे मैं इस पेपर को घुमाऊंगा वैसे वैसे इसका जो वेक्टर होगा वो भी घूमता चला जाएगा। आपने छाते के अंदर यानी अम्ब्रेला के अंदर देखा होगा, एक ऐसे हैंडल लगा होता है, वो पूरे छाते को कंट्रोल करता है, तो वो भी क्या है भाई, छाते के परपेंडिकुलर होता है, छाते के एरिया के परपेंडिकुलर होता है, और उसको भी हम कह सकते हैं वो छाते का एरिया वेक्टर है। होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो किसी भी एरिया का जो वेक्टर होगा वो हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अब नोट करके हम यहाँ पर कुछ बातें समझते हैं। अच्छा, उससे पहले देखिए भाई, तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर मैंने क्या लिया भाई, कोई भी मैंने एक एरिया ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उससे इस तरीके से जा रही है और एरिया वेक्टर कैसा होगा, उसके परपेंडिकुलर। अगर ये एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन गया है वो कितना बन गया, बोलो बेटा, थीटा। और इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे भाई, ई ए इंटू में कॉस थीटा। होप सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नोट करके। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूं
तो थीटा की वैल्यू 0 करने पर cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो cos 0 अगर 1 हो जाएगा तो यहां पर फ्लक्स कितना होगा EA, तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, कैसे, तो एंगल 0 कब बनता है, जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है बोलो बेटा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे ऐसे ही पास हो रही हो। ठीक है भाई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे ऐसे ही पास हो रही हो। ठीक है, तो उस टाइम पर एंगल 0 बनेगा और एंगल 0 बनेगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा बराबर EA। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है तो थीटा 90 होने का मतलब क्या है, अगर ये एक एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा है भाई, ऐसे परपेंडिकुलर, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। क्लियर है भाई, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी तो बताओ कितनी लाइनें इस सरफेस एरिया से पास होंगी, एक भी लाइन पास नहीं होगी, सारी लाइनें ऐसे करके निकल जाएंगी, सारी लाइनें ऐसे करके निकल जाएंगी, तो एक भी लाइन इस एरिया के अंदर से होकर नहीं निकलेगी। तो फ्लक्स कितना लिंक किया, इस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, 0। ठीक है भाई, तो जब भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 बनता है तो फ्लक्स कितना लिंक करता है भाई, तो इस एरिया के थ्रू 0 फ्लक्स लिंक करेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं फ्लक्स की यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है EA cos थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट बनेगी वो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर बनेगी। ये इसकी SI यूनिट होती है। इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, वो होती है भाई हमारी वोल्ट मीटर। क्या होती है बोलो बेटा, वोल्ट मीटर। अब नोट करके यहाँ पर हम एक बात लिख रहे हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं लिख रहा हूँ EA cos थीटा। तो मैं EA cos थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, है ना भाई। EA cos थीटा को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। और दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट जो निकल कर आता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करें अलग अलग केसेस में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दो केसेस मैंने लिए हैं। सबसे पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हर एक एरिया से, इस पूरे एरिया में हर एक पोर्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली पास हो रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट हर एक छोटे छोटे हिस्से में बराबर होगा। तो ऐसे केस में फ्लक्स निकाला जाता है इस पूरे एरिया से। अगर मान लेते हैं इस पूरे इसका पूरा जो एरिया है वो A है। ठीक है भाई, तो इस पूरे एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको इस पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया वेक्टर में अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ से हम फ्लक्स निकाल लेंगे इस एरिया के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो इस एरिया से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो हर एक एरिया से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। अगर हर एक एरिया से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है भाई, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर छोटे छोटे एरिया कंसिडर कर लेते हैं, DS1, DS2, DS3, DSN। हर एक अलग अलग एरिया से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं, E1, E2, E3, EN। ठीक है भाई, तो भाई इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होता है, φ1। इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, φ2। और φ2 बराबर क्या होगा, E2 इंटू में DS2। सिमिलरली थर्ड एरिया से इतना फ्लक्स पास होगा और कोई भी nth एरिया से इतना फ्लक्स पास होगा। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हम इन सभी फ्लक्स को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है, तो हमें टोटल फ्लक्स पता लग जाएगा। ठीक है भाई, तो टोटल फ्लक्स जो हमारा होगा वो हमारा ऐसे निकल कर आ जाएगा। अब ये तो इसको हम समीशन कर लेंगे, तो समीशन करने पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि हम किसका समीशन कर रहे हैं, EI और DSI का। क्लियर है, जहां पर I 1 से लेकर N तक है। अब ऐसा इमेजिन करो, ये जो छोटे छोटे एरियाज हमने यहाँ पर लिए हैं ये नंबर में कितने हैं, इनफाइनाइट पहुंच जाते हैं। अगर इन छोटे छोटे एरियाज का नंबर इनफाइनाइट हो जाता है तो ऐसे केस में टोटल फ्लक्स निकालना किसकी जिम्मेदारी बन जाती है भाई, यहाँ पे समीशन तो काम नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम सहारा लेंगे भाई इंटीग्रेशन का। क्लियर है, तो यहाँ पर हम E और DS का इंटीग्रेशन ले लेंगे। क्लियर है, क्या ले लेंगे बोलो बेटा जी, EDS का इंटीग्रेशन। तो
इंटीग्रेशन जो है समीशन की ही एडवांस फॉर्म है। जब नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आई का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन काम आता है। तो यहाँ पर हम ईडीएस का इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे भाई? इस पूरे सरफेस एरिया के ऊपर, इस पूरे सरफेस एरिया के ऊपर हम क्या करेंगे? ईडीएस का इंटीग्रेशन करेंगे, या इन सभी एरिया को इंटीग्रेट, यानी इन सभी छोटे छोटे एरियाज को जोड़ेंगे। इंटीग्रेट करना मतलब इन सभी को जोड़ना, ठीक है भाई। तो इंटीग्रेशन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आगे नहीं आ गया? इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस एरिया के ओवर, ठीक है भाई, किसी भी एस सरफेस एरिया के ओवर वो कितना होता है? तो हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द सरफेस इंटीग्रल। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, ओवर सरफेस एरिया एस, ओवर सरफेस एरिया एस। यहाँ पर जो बीच में मैंने एकदम लूप बनाया है, गोल गोल बनाया है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्लोज एरिया को, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये हमने समझ लिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। चलिए, तो चलिए इन क्वेश्चन को करते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 6i cap plus 3j cap plus 4k cap, then calculate the electric flux through a surface area 20 unit in yz plane। तो yz plane का मतलब क्या है? अगर कोई भी सरफेस एरिया yz प्लेन के अंदर है तो y प्लेन का मतलब ये मान लेते हैं, और z प्लेन का मतलब ये मान लिया, ठीक है भाई। तो y प्लेन का मतलब ऊपर की तरफ और z प्लेन ये मान लिया। तो सरफेस एरिया कैसे होगा बोलो बेटा? सरफेस एरिया yz प्लेन के अंदर है, यानी y प्लेन ऊपर की तरफ, z प्लेन आपकी तरफ, तो ये सरफेस एरिया ऐसे होगा। तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ, है ना भाई। ये कौन सी डायरेक्शन है? तो ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे, है ना भाई। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर लिखें, मैं पहले वाले का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कितना होगा बोलो बेटा? एरिया वेक्टर आएगा 20i कैप। समझ में आगे नहीं आ गया? इसको हम i कैप करके लिखेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना। और बाकी इसको लिख लेते हैं अभी हमारा यूनिट। अब हम क्या निकालेंगे? फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? आई कैप सिर्फ आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप और के कैप के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 6i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, ठीक है, इस तरीके से। और ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं भाई 20i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। तो भाई 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 120 आ जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और आई कैप को आई कैप से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर जो आ गया भाई टोटल हमारा 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलकर हमारा आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। तो ये वाला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से सारे बच्चे नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, ठीक है भाई। एक सर्कुलर प्लेन शीट है, मान लेते भाई, एक सर्कुलर प्लेन शीट मान ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है बोलो बेटा? ये दूसरे का सोल्यूशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्कुलर प्लेन शीट है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यही तो उसने बोला है अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस जो है भैया 10 सेंटीमीटर दे रखी, लिख लेते हैं भाई रेडियस 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर निकल कर हमारा आ जाएगा, है ना। तो 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड, ठीक है बेटा जी। और आई क्या बोला गया भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फील्ड है, जो प्लेन है, जो सर्कुलर प्लेन है, वो सर्कुलर प्लेन जो है, प्लेन यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर प्लेन 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भाई? 90 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 30। तो 90 में से 60 माइनस करके हमारा 30 आ गया। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा होगा, ठीक है भाई। चलो अभी आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को हम देखें।
तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है लेकिन एरिया नहीं है, तो एरिया कैसे निकालेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, आर कितना है भाई 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा, सॉल्व करने पर आएगा 3.14 इंटू में 10⁻⁻², ठीक है। ये हमारा एरिया निकल कर आ गया मीटर का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है E इंटू में A इंटू में कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, इंटू में A की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू में 10⁻², कॉस थीटा कितना है भाई, तो 30 आएगा, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ एंगल बना रही है, इस शीट के प्लेन के साथ। तो शीट के प्लेन के साथ 60 है, तो एरिया वेक्टर के साथ कितना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री। ये बहुत ही चालाकी से करना भाई आपको ये काम, ठीक है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू पुट करेंगे अभी हम, तो cos 30 की वैल्यू पुट कर देना, कितनी आएगी बोलो बेटा, cos 30 की वैल्यू हम पुट करेंगे √3/2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास आएगा वहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। तो आंसर आएगा भाई 1.36 इंटू में 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है भाई। तो बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भाई। अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भी एक और ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले कुछ बातें जान लेते हैं भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। यानी कहने का मतलब जब भी किसी क्लोज सरफेस को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा भाई, तो उससे 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा। कैसे भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो बताओ इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं भाई, तो अंदर जा रही हैं भाई इसके अंदर कितनी 4, और बाहर कितनी निकल रही हैं, तो भाई बाहर भी 4 निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है। तो अंदर वाली लाइंस को अगर मैं पॉजिटिव लूँ, अंदर जाने वाली लाइंस को अगर मैं पॉजिटिव लूँ और बाहर आने वाली लाइंस को अगर मैं नेगेटिव लूँ, तो अंदर जितना फ्लक्स जा रहा है यानी अंदर जितनी लाइंस जा रही हैं बाहर भी उतना ही फ्लक्स आ रहा है, यानी बाहर भी उतनी ही लाइंस आ रही हैं। तो टोटल फ्लक्स जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 0। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी क्लोज बॉडी को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे कितना फ्लक्स लिंक करता है, 0। अगर मान लो एक क्लोज बॉडी क्या होता, अगर एक क्लोज बॉडी एक हमारा क्यूब होता, ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो क्लोज बॉडी अगर ये क्यूब भी है, तब भी अगर इसे मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो बराबर होने वाली है। तो इस क्यूब से भी टोटल फ्लक्स कितना लिंक करेगा, 0। बिकॉज जितनी लाइनें इसके अंदर जा रही हैं उतनी लाइनें बाहर भी आ रही हैं, यानी जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना बाहर आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना रहेगा इसके अंदर, 0। बात समझ में आ गई ना कि, चलिए भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो ध्यान रखना भाई, जब भी कोई क्लोज बॉडी दी जाए भाई, वो क्लोज बॉडी एक सिलेंडर भी हो सकता है। तो जब भी एक सिलेंडर को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इससे भी कितना फ्लक्स लिंक करेगा, बोलो बेटा 0 फ्लक्स लिंक करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि किसी बॉडी के बाहर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है भाई, और उसके सामने एक क्लोज बॉडी रख दी। अगर ये चार्ज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ठीक है भाई, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है, तो जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो जितनी लाइनें इस बॉडी के अंदर जाएंगी उतनी ही लाइनें बाहर भी निकल आएंगी। तो इस चार्ज की वजह से भी इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, 0 ही करेगा। समझ में आगे नहीं आ गया। तो जब कोई चार्ज बाहर रखा होता है किसी क्लोज बॉडी से, तो इस चार्ज की वजह से भी इस बॉडी से कितना फ्लक्स लिंक करता है भाई, 0 लिंक करता है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अब चलिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उस क्वेश्चन को करते हैं। अब उस क्वेश्चन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म नहीं है, यो नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने बोला भाई किसी भी क्यूब को अगर मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा, 0। अब लेकिन मैंने इस क्यूब को जिस फील्ड में रखा हुआ है वो फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इसका मतलब इस फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग पॉइंट पर क्या है, बोलो बेटा जी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, ठीक है भाई। इस पॉइंट पर अलग होगी और इस पॉइंट पर इस फील्ड की वैल्यू जो होगी वो बेटा अलग होने वाली है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू क्या है भाई, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर
ठीक है, और ई एक्स बराबर अल्फा अंडर रूट एक्स, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के बदलने से बदलती है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। तो डिस्टेंस बदलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती जा रही है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस के अंदर और जेड एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। अभी कह रहा है इन विच अल्फा, यानी अल्फा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, 800 न्यूटन पर किलोमीटर स्क्वायर। अब निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए भाई हम कैसे निकालेंगे। अब बताइए भाई टोटल जो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं भाई, तो हमारे पास 2 सरफेस हैं, ठीक है। आप इमेजिन करें भाई यहाँ पर, तो ये जो क्यूब है, इस क्यूब में 2 सरफेस हैं। इन 2 सरफेस को मैं रेड कलर से क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 2 सरफेस हैं, एक सरफेस हमारा ये है और एक सरफेस हमारा ये है, ठीक है भाई। इन दोनों को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास 2 सरफेस है, ठीक है। अब इन दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होगी, जरा समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। बाकी इस आगे वाले सरफेस से, ऊपर वाले सरफेस से, बाएं वाले सरफेस से और नीचे वाले सरफेस से, ठीक है। आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन 4 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, बोलो बेटा। ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं। ऊपर वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा। तो एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री का, ठीक है भाई। तो भाई अगर एंगल 90 डिग्री का बन गया तो ई एस कॉस 90 कितना होता है भाई, वो कॉस 90 जहाँ बन जाए वहाँ पर फ्लक्स कितना लिंक करता है, 0, बिकॉज कॉस 90 कितना होता है, बोलो बेटा, 0 होता है। समझ में आगे नहीं आ गया। वहीं पर अगर मैं बात करूँ, ऊपर वाला सरफेस हो गया, अब नीचे वाले सरफेस के ले लो। नीचे वाला सरफेस ये रहा, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर ऐसे है, फिर दोबारा एंगल 90 बन गया, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, 0। तो ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक करेगा, 0। नीचे वाले सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, 0। अब आगे वाले सरफेस से देखते हैं। तो आगे वाला सरफेस ये रहा, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, तो कितना फ्लक्स लिंक करेगा, तो अगेन एंगल बन गया 90, तो फ्लक्स लिंक करेगा 0। अब पीछे वाले सरफेस को ले लो। तो पीछे वाले सरफेस में देखो जरा, ये पीछे वाला सरफेस है इस तरीके से। तो पीछे वाले सरफेस में ध्यान दो भाई, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, ये जो पीछे वाला सरफेस है इसमें एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, मेरी तरफ, ठीक है भाई। एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, एकदम मेरी तरफ होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे जा रही होगी। तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसमें भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इन चारों सरफेस में, ऊपर नीचे और आगे पीछे, चारों सरफेस में एंगल 90 बनेगा। इसी वजह से इनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा होगा, 0। अब बचे हमारे ये वाला सरफेस, इधर वाला दाएं वाला सरफेस और बाएं वाला सरफेस। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पता करूँगा इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उसको मैं लिखूंगा अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा भाई, अंडर रूट एक्स। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, तो इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू है वो है 0.1, ठीक है भाई। अब सिमिलरली इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा, और x की वैल्यू कितनी है, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम अल्फा रखेंगे, फिर x रखेंगे। तो इस पॉइंट के लिए, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू क्या है, तो ये सरफेस ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है, 0.1 बराबर हो गया 0.2 डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1, ड्यू टू सरफेस 2, ड्यू टू सरफेस 4, ड्यू टू सरफेस 5, ड्यू टू सरफेस 6। बात समझ में आ रही है। तो इस वाले सरफेस को हमने बोल दिया भाई ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है। बाकी सरफेस क्या है भाई, 4, 5, 6। तो सरफेस 1, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, सरफेस 1 में फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे E1, फिर लिखेंगे A1, फिर लिखेंगे cos थीटा, और सेम यहाँ पर भी लिखेंगे। सेकंड वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, E2 A2, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई, E2, इसका एरिया कितना भाई A2, और एंगल कितना बन रहा भाई, एरिया और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में मान लेते हैं थीटा। क्लियर है भाई, ये थीटा 1 लिख लिया, ये थीटा 2 लिख लिया। बाकी इन सभी के अंदर क्या है भाई, बाकी इन सभी के अंदर 4, 5, 6, 3 तो लिखा ही नहीं, बाकी
3, 4, 5, 6 में इन सभी में जो हमारा कॉस थीटा बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, बोलो बेटा 90। तो फ्लक्स कितना लिंक कर रहा होगा, 0, तो इसको तो हटा ही दो। ठीक है, आगे आगे चलते हैं फटाफट से। तो E1 कितना है भाई, तो E1 की वैल्यू है यहाँ पर अल्फा √0.1। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 मतलब इसका एरिया। तो ध्यान देना भाई, ये क्यूब है और इसकी साइड कितनी है 0.1। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, पहली बात तो ये सरफेस एक स्क्वायर होगा। तो इस स्क्वायर का जो एरिया हम निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, साइड गुणा में साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर एरिया निकल कर आ गया। अब कॉस थीटा कितना है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, ध्यान दे भाई सारे बच्चे। तो ये सरफेस जो है, ठीक है भाई, ये हमारा सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल बन गया 180 डिग्री का, जमा E2 कितना भाई, अब E2 की वैल्यू है अल्फा 0.2। ठीक है, एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया भी सेम होगा 0.1 का स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना होगा, तो बहुत ही आसान, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है, सॉरी एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो कॉस कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना होता है देखते हैं भाई। सबसे पहले अल्फा 0.1 का अंडर रूट निकाल लेंगे और ये 0.1 का स्क्वायर होगा इंटू 10⁻⁻²। कॉस 180 होता है -1 प्लस में अल्फा 0.2 का अंडर रूट, ये आ जाएगा इंटू 10⁻²। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे। ये अल्फा कॉमन ले लो भाई, जो कॉमन आया उसे कॉमन निकाल लेंगे। तो अल्फा कॉमन निकाल लिया और 10⁻² कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा भाई, अंडर रूट ऑफ 0.1। ठीक है, और वो भी माइनस का, ये माइनस यहाँ पर है, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, अंडर रूट ऑफ 0.2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, 0.1 का अंडर रूट निकाल लेना, 0.2 का अंडर रूट निकाल लेना, दोनों का अंडर रूट हम निकालेंगे। तो अंडर रूट निकालने के बाद जो हमारे पास निकल कर आएगा, अल्फा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे 800। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर निकल कर आ रहा है, बोलो बेटा कितना निकल कर आ रहा है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा लगभग 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम निकल कर आएगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा इतना पास हो रहा होगा इस पूरे क्यूब से। ठीक है, तो ये सारा हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। अब अगली वाली वीडियो में आपको बताएंगे गॉसेस लॉ। ठीक।